नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। क्या है बच्चों? रिसोर्सेज यानी संसाधन। तो संसाधन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको उठने वाले हैं कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संसाधन को जो है हम किस प्रकार से संरक्षित या कंजर्व करके रखते हैं, ये सभी सवालों के जवाब जो है प्यारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है, इस क्लास के अंदर मिलने वाला है। तो बने रहिए, क्लास को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब इस लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि सीखने के मकसद क्या है? तो प्यारे बच्चों, जिसमें नंबर 1 है व्हाट आर रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन क्या है। पॉइंट नंबर 2 वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का मूल्य क्या है। पॉइंट नंबर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। पॉइंट नंबर 4 नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है ना, और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। और आप देखिएगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, और मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, काफ़ी अंतर है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण। और सबसे आखिरी में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है सतत विकास। ठीक है, और सतत विकास क्या है इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और ये रहा स्टेंजा। ठीक है, पंक्ति को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट आर रिसोर्सेज, यानी पहला टॉपिक है गाइज कि संसाधन क्या है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है, यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब ठीक है। कह रहा है एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड बाय अस, यानी कोई भी पदार्थ जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ना, उसका उपयोग किया जाता है। इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, मेक्स इट अ रिसोर्सेज, यानी हम उसे क्या कहते हैं भाई? संसाधन कहते हैं, या उसे संसाधन बनाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से, कोई भी पदार्थ जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है किसी भी रूप में, सब्सटेंस यानी कि रिसोर्सेज यानी संसाधन बनाता है, या उसे हम संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एयर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी वायु जो है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं गाइज कि जो वायु है प्यारे बच्चों, वो प्रकृति की देन है। ठीक है ना, जो वायु है प्रकृति की देन है। ह्यूमंस हैव लर्नड टू यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी थ्रू वाइन मिल्स। सिमिलरली सनलाइट इज अ रिसोर्सेज एज प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू ग्रो। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा है यानी ह्यूमन हैव लर्नेड टू यूज, यानी मानव ने सीखा या सीखने का प्रयास किया या इसका उपयोग करना सीखा। यूज, लर्नेड टू यूज, इसका उपयोग करना सीखा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इस ऊर्जा का। ठीक है ना, मनुष्य ने क्या सीखा भाई? इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, कैसे सीखा? तो ध्यान दीजिए, थ्रू वाइन मिल्स, यानी पवन चक्कियों के माध्यम से। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से सनलाइट इज अ रिसोर्सेज, यानी सूरज भी एक प्रकार से क्या है? संसाधन है। एज अ प्लांट यूज टू एनर्जी टू ग्रो, जिसका प्रयोग जो है पौधे क्या करते हैं? अपने बढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा को जो है हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, सोलर सिस्टम के थ्रू, सोलर पैनल के थ्रू। ठीक है, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इज अनदर रिसोर्सेज फॉर अस, और अन्य रिसोर्सेज भी हमारे लिए क्या है? इसी प्रकार से है, यानी अन्य संसाधन भी है। आगे कह रहा है वाटर इज आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्स, यानी जो जल है प्यारे बच्चों, वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। विच वी ड्रिंक, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं। एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए करते हैं। एंड डोमेस्टिक पर्पज, और घरेलू उद्देश्यों के लिए करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन वेरियस अप्लायंसेज, यानी हम बिजली का प्रयोग, ठीक है ना बच्चों, हम बिजली का प्रयोग अपने विभिन्न प्रकार के किचन्स या घर या होटल्स, अन्य प्रकार जो स्थान है, अलग अलग स्थान है प्यारे बच्चों,
उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू कैरी गुड्स एंड पीपल एंड दस यू सी डेट ऑल दिस सब्सटेंस बिकम आवर रिसोर्सेज। हम ये समझ सकते हैं इसी प्रकार से कि जो हम पानी का इस्तेमाल जैसे पीते हैं, करते हैं या फिर अन्य घरेलू चीज़ों में करते हैं, उसी प्रकार से हम बिजली का प्रयोग भी अपने विभिन्न प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं किसी भी पदार्थ का, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, आप देख सकते हैं बिजली का, ठीक है। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि हेंस किंतु वी कैन से दैट एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज। गाइस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना, और वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, संतुष्टि करता है हमको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो एक संसाधन का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रयोग अगर मानव के द्वारा किया जाता है या मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है तो हम उसे संसाधन कहते हैं, ठीक है। Now let us look around and try to identify what can we qualify as a need and can call resources। तो कह रहा है बच्चों कि अब हम थोड़ा अपने चारों तरफ देखें और पहचान करने की प्रयास करें कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है और जिसे हम क्या कह सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं वाटर, ठीक है प्यारे बच्चों, वाटर को, जल को। देखिएगा, जल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर यानी जल। इट इज़ ओवर नीड एज इट इज़ इसेंशियल फॉर अस टू लिव ऑन अर्थ। जैसा कि हमको पता है कि पानी यह ज़रूरत है प्यारे बच्चों, पानी यह या वह ज़रूरत है, वह आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमें जीना है पृथ्वी पे, या पृथ्वी पे जीने के लिए पानी की हमें क्या है, आवश्यकता है। वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। हम इसका इस्तेमाल या उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। एंड फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स। यानी कि हम इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं, कोई चीज़ धोने साफ करने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं और अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बिजली कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है वी नीड इट टू लाइट आवर होम्स। यानी हमें इसका इस्तेमाल की आवश्यकता होती है घरों में उजाला करने के लिए। टू रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यानी जो भी बिजली से चलने वाले उपकरण है बच्चों, उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता या ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यस, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एवरीवन। देखिए व्हीकल, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, व्हीकल कह रहा है कि व्हीकल यानी कि वाहन, ठीक है। वी ऑल नीड व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्ट आवर गुड्स। प्यारे बच्चों कह रहा है कि हमें या हम सभी को वाहनों की आवश्यकता होती है, किसके लिए, परिवहन के लिए, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी गुड्स यानी सामानों को ले जाने या ले आने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो हम चीज़ें समझ रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक भी तो प्यारे बच्चों एक प्रकार से क्या है, संसाधन का काम करता है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक कह रहा है यानी पाठ्य पुस्तकें कह रहा है, ठीक है, किताबें कह रहा है, वी नीड देम फॉर स्टडी एंड टू नॉलेज। यानी हम इसका उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, अध्ययन करने के लिए करते हैं और जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी हमारे इस्तेमाल में आती हैं। चलिए मैं थोड़ा उसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स फल, एंड फ्लावर्स फूल। ध्यान दीजिएगा, सब्जियां फल और फूलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी नीड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर आवर फूड एंड फ्लावर्स ब्यूटिफाई आवर होम्स एंड एज गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। कह रहा प्यारे बच्चों कि हम अपने भोजन के लिए, ठीक है ना, हम अपने भोजन के लिए सब्जियां, फल चाहते हैं और फूल भी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि फूलों का इस्तेमाल तो हम अपने घरों को सजावट के लिए भी करते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए, और उसका प्रयोग हम किसी को देकर स्नेह बनाने या उपहार देने के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। हेंस किंतु ऑल द थिंग्स मेंशन्ड एबव, किंतु ये जो सभी चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई हैं, ठीक है ना,
कौन सी चीज़ें, जैसे बिजली के बारे में बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात, ये सारी चीज़ें। अब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, टेक्स्ट बुक, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द नीडेड बाय अस। इन सब की आवश्यकता प्यारे बच्चों हमें है, यानी हमें इंसान को इन सब की उपयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, जो रिसोर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि ऑल आर नीडेड बाय अस एंड ऑल and are all resources. In other words, all these objects or things are use or utility to us. In fact, another definition to a resource is that and any object or substance that has utility or us us ability is a resource. हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं, ठीक है ना, हमारे उपयोग या उपयोगिताओं की है, ज़रूरत की है, वास्तव में वही संसाधन की एक अन्य डेफिनेशन बन जाती है या परिभाषा बन जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता है वही क्या हो सकता है, रिसोर्सेस या संसाधन हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन के जो मान है, जो कीमत है, वो क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज। कह रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि जो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज है, यानी संसाधनों का जो मूल्य है, ठीक, तो मूल्य का अर्थ यह मीन्स विथ वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी मूल्य का अर्थ यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का, ठीक है ना, या रिसोर्सेज यानी संसाधन का, उसके मूल्य से है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, The value of a resource can differ from time to time and from person to person। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी भी एक संसाधन का जो मूल्य है वो समय समय पर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न हो सकता है, क्योंकि समय बदलता है, रिसोर्सेज की जो कीमत है वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, वन रिसोर्स may have an economic value while other may have an authentic value। ठीक है, ये aesthetic value कह रहा है एवरीवन, कि एक तो मान लीजिए कि आर्थिक मूल्य होता है किसी भी वस्तु का, जबकि जो दूसरा होता है वो सौंदर्य का मूल्य होता है। ठीक है ना, ऑस्टिक वैल्यू होती है। ठीक है, ऑथेटिक वैल्यू होती है, यानी कि जो सौंदर्य बढ़ाने का काम करती है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आपके घर या आपके बागीचे में क्या है, कोई फूल का पौधा आपने लगा रखा है, सपोज डैट, ठीक है, उसको अगर आप मार्केट में लेके जाइएगा तो इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगी, उसको आप बेच के आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। बट जब आप वो फूल किसी दूसरे को तोड़ के दीजिएगा, ठीक है, अफेक्शन के लिए, स्नेह के लिए, तो उसकी ऑथेटिक वैल्यू जो है आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। आगे कह रहा है, इट कुड बी दैट द सेम रिसोर्स मे हैव बोथ एन इकोनॉमिक एज वेल एज एस्थेटिक वैल्यू। यानी कि यह दोनों हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, एक की तो जिन्हें जो संसाधन है उसकी आर्थिक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और दूसरा जो सौंदर्य के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ें दोनों हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं भाई। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फ्लावर्स हैव एन ऑथेटिक value at home, but when a florist sell them in the market, they acquire an इकोनॉमिक वैल्यू। बच्चों ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एग्जाम्पल ऐसा क्यों दिया गया है, इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए, यदि फूलों का घर में सौंदर्य का मूल्य होता है, ठीक है, यानी घर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन जब एक फूल वाला फ्लोरिस्ट, जब एक फूल वाला उन्हें बाजार में बेचता है, तो वह एक आर्थिक मूल्य क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। समझ पा रहे हैं आप, कह रहा है सिमिलरली, इसी प्रकार से, अ वाटरफॉल हैज एन ऑथेटिक वैल्यू, बट व्हेन द सेम इज यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो पावर, इट गेन्स एन इकोनॉमिक वैल्यू। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि जब हम इसका प्रयोग एक जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जैसे जल प्रपात है, कोई झरना है, ठीक है, वाटरफॉल झरना है, तो वो तो सौंदर्य बढ़ाता है, किसकी, नेचर की, प्रकृति की। लेकिन अगर हम उसी पे जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर लगा दें, या हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए कोई सिस्टम लगा दें, ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा भाई, क्या देने लगेगा, इकोनॉमिक वैल्यू देने लगेगा, यानी आर्थिक वैल्यू देने लगेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, कह रहे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज,
संसाधनों के प्रकार, है ना प्यारे बच्चों। कह रहा है कि रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, यानी संसाधनों को मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, ठीक है। नंबर पहला, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मानव निर्मित संसाधन, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज और मानव संसाधन। और देर आर वेरी डिफरेंस बिटवीन, अंडरस्टैंड, इन तीनों में काफ़ी अंतर है प्यारे बच्चों, आगे चल के हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट अराउंड अस। प्यारे बच्चों कह रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट अराउंड अस, यानी ये जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, ये जो मटेरियल यानी भौतिक वस्तुएं होती हैं, एंड एनर्जी रिसोर्सेज और जो ऊर्जा संसाधन है ना, दैट एग्जिस्ट जो हमारे इन द इन्वायरमेंट आसपास क्या करता है प्यारे बच्चों, मौजूद है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। एयर जैसे वायु, वाटर एंड नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो जीवित रहने के लिए पानी और प्राकृतिक रूप से उगने के लिए पौधों को क्या होता है, काफी आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो वायु है या जो जल है वो किसी भी पौधों को प्राकृतिक रूप से मदद करता है उगने में, जीने में, ठीक है। सम अदर हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वांट्स, और वो कह रहा है कि जो द्वितीयक आवश्यकता है, ठीक है ना, उसकी मदद या सहायता करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है ना। एयर एंड सनलाइट आर अवेलेबल परपेचुअली, यानी कि जो वायु और सूर्य है उसका प्रकाश सदा उपलब्ध रहता है, अवेलेबल हमेशा के लिए क्या होता है, उपलब्ध रहता है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड, सॉइल, वाटर, एनिमल्स एंड माइंस, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है प्यारे बच्चों वो भूमि, मिट्टी, पानी और जानवरों तथा खानों से प्राप्त होता है। माइंस डेट मीन खान, ठीक है, कोयले की खान यानी किसी चीज़ों की खान, ठीक है। बिसाइड्स दीज, इन सब के अतिरिक्त, इन सब के अलावा, देर आर एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि ऊर्जा संसाधन भी है, ठीक है। दीज रिसोर्सेज में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, संसाधनों को आगे वर्गीकृत किया गया है, फर्दर डेट मीन्स टू नेक्स्ट, आगे, ठीक है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, एज फॉलोज, जो इस प्रकार से है। कौन सी इस प्रकार से, मैं ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 1 कह रहा है प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी उनके विकास के आधार पर है संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर पहला एक्चुअल यानी वास्तविक रिसोर्सेज, और नंबर दूसरा पोटेंशियल यानी संभावित रिसोर्सेज, ठीक है। नंबर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनके उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया उनको 2 भागों में। नंबर पहला अबायोटिक यानी अजैव संसाधन, और नंबर दूसरा बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैव संसाधन, ठीक है ना, या जैविक संसाधन। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेन्यूएबिलिटी, ठीक है, यानी किसके आधार पे, उनके नवीकरणीयता के आधार पे, यानी कि उसे हम नवीकरणीय कर पुनः प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके आधार पे इन्हें 2 भागों में बांटा गया। नंबर पहला रिन्यूएबल, और नंबर दूसरा नॉन रिन्यूएबल, यानी कि कह सकते हैं कि हम एक रिन्यूएबल जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर चौथा देखिएगा, कह रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनके वितरण के आधार पे प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 भागों में से ही बांटा गया है। एक होता है एबिक्वेटस और दूसरा होता है लोकलाइज्ड, ठीक है ना। एबिक्वेटस विच इज फाइंड एवरीवेयर, ओके, एंड जो लोकलाइज्ड प्यारे बच्चों स्थानीय के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनके विकास के स्तर के आधार पे बांटा गया उनको। तो नंबर पहला एक्चुअल रिसोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द रिसोर्सेज, यानी ये ऐसे संसाधन है प्यारे बच्चों, जो हम संसाधन की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे संसाधन है, चलिए मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, कह रहा है कि ये ऐसे संसाधन है, these are the resources whose quantity is known as the, and these are being used in various way at the present। कह रहा है कि ऐसे संसाधन है जिनकी मात्रा क्या है, ज्ञात है, ठीक है ना, क्वांटिटी इज नोन, हम जिसकी क्वांटिटी को जानते हैं, ज्ञात है, और उसका इस्तेमाल हम जो है विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं, किसमें, वर्तमान समय में। उदाहरण के लिए समझते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ actual resources, rich deposit of the coal in Ruhr region of Germany, petroleum in West Asia, dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra। कह रहा है बच्चों
कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो रूहर जो है, रूहर क्षेत्र, ठीक है, रूहर देखिए, रूहर क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी के अंदर। तो जो रूहर क्षेत्र है बच्चों जर्मनी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए, ठीक है। और इन वेस्ट एशिया जो है पश्चिम एशिया जो है पेट्रोलियम के लिए काफ़ी विकसित है, या उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा है। एंड डार्क सॉइल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, वो जो है काली मिट्टी, डार्क सॉइल काली मिट्टी, ठीक है, वो महाराष्ट्र के पठार में काफ़ी ज़्यादा मिलती या पाई जाती है। अगला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि संभावित संसाधन, ठीक है। दीज आर द रिसोर्सेज अबाउट विच वी डू नॉट हैव। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, सफिशिएंट नॉलेज एट द प्रेजेंट। कह रहा है प्यारे बच्चों कि संभावित संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें अभी कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है, संभावित रूप से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? दीज आर रिसोर्सेज में बी यूज्ड इन फ्यूचर। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल क्या हो? भविष्य में हो। कब? जब हमारे पास उचित जानकारी उपलब्ध हो जाए तब। At present, our technology may not be that advanced, but with time, this may be utilized and the turned to be actual resources. कह रहा है कि अभी तो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी डेवलप नहीं है प्यारे बच्चों कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, किसका? पोटेंशियल रिसोर्सेज का। बट फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है कि आ जाए जिसके इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकें, आगे आने वाले समय में आसानी से कर सकें, क्योंकि अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है भाई, आगे समझिएगा। कह रहा है उदाहरण के लिए क्या कह रहा है भाई? चलिए हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब उदाहरण है किसका? संभावित संसाधन का। अब संभावित संसाधन का क्या है भाई? कह रहा है कि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में बी यूज्ड। ये तो दिख ही नहीं रहा इधर का, चलिए मैं इसको इधर थोड़ा कर, हाँ चलिए अब दिख रहा है। कह रहा है कि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में बी यूज्ड इन फ्यूचर, यानी कि लद्दाख में मिले यूरेनियम का जो है भविष्य में इस्तेमाल हो सकता है। अब उसमें पॉसिबिलिटी है ना कि लद्दाख में यूरेनियम मिल सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक, क्योंकि पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ा हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा। करें कि सी वाटर इज अ पोटेंशियल सोर्स, बट with technology in future it will become an actual resources when it salinity salinity is taken out. This may be used for agriculture and domestic purpose. हो सकता है कि जो समुद्र का पानी है प्यारे बच्चों, वो एक संभावित स्रोत है या संसाधन है, लेकिन समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक से जुड़कर हम इसकी लवणता को हटा सकते हैं, है ना। सेलानिटी कह रहा है ना, लवणता, ठीक है, जो नमकीन जल लगता है टेस्ट में, उसको हटा सकते हैं और उस पानी को हम पीने योग्य बना सकते हैं, या कृषि के योग्य बना सकते हैं, घरेलू इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में भी आ जाए, वही कह रहा है, ठीक है। हाई स्पीड वाइंड्स were just potential resources earlier, but with the development wind mills they are a good source of energy now, hence they are an actual resources। कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो हम जानते हैं, ठीक है ना, कि जो हाई स्पीड वाइंड्स है, जो तेज हवाएं हैं, ये क्या है, एक प्रकार से मान के चलिए कि संभावित रिसोर्सेज है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है, इसका इस्तेमाल इतना विकसित हो जाएगा कि हम इसका इस्तेमाल जो है ऊर्जा के या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए या किसी संसाधन के रूप में कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी होगी, ठीक है। चलिए हम इन्हें भी कवर करते हुए चलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? चलिए हम तो नहीं जानते भाई, समझ लेते हैं, है ना। मैन हैज स्टार्टेड इनहेंसिंग द रिसोर्सेज विच वर रिड्यूसिंग। ध्यान दीजिए, जो संसाधन हम कम हो रहे थे, ठीक है ना, जो संसाधन कम हो रहे थे, मनुष्य ने उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ही हैज रिस्टोर्ड टू लैंड रिकमलेशन, यानी कि भूमि जो है सुधार का सहारा लिया है। जो ही हैज रिस्टोर्ड टू लैंड, यानी भूमि को उसने सुधार करने का एक सहारा लिया है। आगे कह रहा है कि parts of the sea should have been filled with a more sand and soil, यानी समुद्र का जो किनारा है प्यारे बच्चों, उनका जो हिस्सा है, पार्ट है, वो अधिक रेत और मिट्टी से क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है, ठीक है।
दिस इज डन टू क्रिएट मोर लैंड एंड पुट इट द ह्यूमन यूज। अब यह भूमि जो है यह हम कह सकते हैं कि यह अधिक भूमि बनाने के लिए मानव ने इसे उपयोग में लाने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा मट्टी वगैरह डालना शुरू कर दिया। वहाँ दीप वगैरह बनाते हैं या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं मट्टी डाल करके। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल आर एयरपोर्ट ऑफ हांगकांग एंड द मकाओ एज वेल एज द पाम कॉलोनीज ऑफ दुबई। कह रहा है प्यारे बच्चों कि उदाहरण के लिए हांगकांग और मकाऊ के जो हवाई अड्डों के साथ साथ दुबई की जो कॉलोनियां हैं, पाम कॉलोनियां हैं, वो इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का बंटवारा। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द बायोटिक एंड द अबायोटिक और द बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। कह रहा प्यारे बच्चों की प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पे जैविक, अजैविक और जैविक के रूप में जो है वर्गीकृत या बांटा गया है। अब अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैविक संसाधन। ठीक है, ये क्या होता है भाई? तो इसमें याद याद रखिएगा कि दीज इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग, यानी प्यारे बच्चों की प्राकृतिक संसाधन जो है इनमें जुड़ा हुआ है ऐसा संसाधन जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। याद रहेगा आपको? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पर्वत दिखाया गया है, पानी दिखाया गया है ना, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ। उदाहरण के लिए लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक, यानी कि भूमि, जल, वायु, खनिज पदार्थ, चट्टान इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। बायोटिक रिसोर्स को हम लोग समझते हैं। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है उसको जान लेते हैं। कह रहा है कि जैविक संसाधन। ठीक है, दिस इंक्लूड्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जो है सजीव प्राणी इसमें शामिल हैं। किसमें? बायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है फसलों को। ठीक है, उदाहरण के लिए चलिए एग्जाम्पल में है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी जो जानवर है, प्राणी है और साथ ही साथ पेड़ पौधे हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दियर रेनोवेबिलिटी, यानी कह रहा है बच्चों कि उनकी नवीकरणीयता के आधार पे। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड क्विकली व्हाइल अदर्स कैनॉट बी रिन्यूड, यानी कि कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, उन्हें हम आसानी से क्या कर सकते, पुनः प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से, और वहीं कुछ ऐसे संसाधन है जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। हेंस दे कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि उन्हें बांटा गया है जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते पुनः, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आगे क्या कह रहा है। अब पहले को समझ लेते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि दीज रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड विद ह्यूमन एफर्ट आर एक्टिविटी, यानी कि ये ऐसा संसाधन प्यारे बच्चों, कौन सा? नवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो मानव के प्रयास से या उनकी गतिविधि से, उनका क्रियाकलाप से इसको पुनः प्राप्त कर सकती है या नवीकृत उसका किया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि सम आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड मे नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज। कह रहा है कि कुछ प्रकृति में असीमित है और मानव उपयोग से प्रभावित नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या कह रहा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वाइन मिल्स लगाए गए हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है भाई, तो हम लोग उदाहरण समझने का प्रयास इस टॉपिक के अंदर करते हैं, या फिर एग्जाम्पल क्या समझाना चाहता है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टिडल एनर्जी एक्सेट्रा, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, soil and forest although are renewable resources, but reckless and careless careless use can lead to their depletion। कह रहा बच्चों कि मिट्टी और जंगल हालांकि नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन केयरलेस यानी लापरवाही से, ठीक है ना, लापरवाही से ये क्या हो सकती है? उनकी संख्या में कमी आ सकती है। सिमिलरली, इसी प्रकार से वाटर इज अनलिमिटेड इन नेचर एट प्रेजेंट। कह रहा है इसी प्रकार से जो जल है हमारे वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा है, असीमित है, बट लेकिन ड्यू टू द मिसयूज एंड पॉपुलेशन ऑफ
वाटर बॉडीज इट मे बिकम स्केर्स सोर्स इन फ्यूचर। लेकिन हो सकता है, देखिए काफ़ी कितनी बेहतरीन बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि अभी तो वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे मात्रा में क्या है, जल है, फ्री का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, भविष्य में इसके लिए भी मतलब एक दुर्लभ संसाधन बन जाए, है ना, हमें इसके लिए भी पे करना पड़े, ऐसा कुछ, ठीक, और इसे प्राप्त न हो पाए। देखिएगा आगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड दियर रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। कह रहा है बच्चों कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये ऐसे संसाधन है जो प्रकृति में सीमित है और इनके बनने की बेहद मतलब जो गति है वो काफ़ी धीमी है। फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। इनको बनने की, इनके तैयार होने की प्रकृति के अंदर चीज़ें बहुत ही धीमी है इनका प्रोसेस। हेंस, इसलिए वंस दे आर यूज्ड, एक बार जो गलती से क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया या उपयोग कर लिया, दे विल टेक थाउजेंड आर, चलिए आगे क्या कह रहा है, मिलियंस एट द टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड फॉर फ्यूचर यूज। कह रहा है बच्चों कि एक बार जिसका इस्तेमाल हम कर लिए, ठीक है, तो यह पुनः हम इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम काफ़ी समय इंतजार करेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। एग्जाम्पल के लिए कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसे मान लीजिए कोयला है भाई, पेट्रोलियम गैस फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस सीएनजी वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारे के आधार पे, ठीक है ना, वितरित के आधार पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी कुछ जो संसाधन होते हैं प्यारे बच्चों हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। वाइल सम मे बी फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन, जबकि कुछ एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हेंस, इसलिए दे कैन बी क्लासिफाइड एज अबिक्वेटिक, अपक्वेटिस एंड लोकलाइज्ड। इसलिए हम इसे वर्गीकृत किए हैं इसमें, सर्वव्यापी यानी सर्वव्यापी हर जगह जो पाया जाए, ठीक है, और लोकलाइज्ड दैट मीन स्थानीयकृत, इसमें हम बांटे हैं, ठीक है। तो अबिक्वेटिस देखिएगा, यानी जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह प्राप्त होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, वाटर, ब्रेथ, सनलाइट टू गेट वाटर वी ड्रिंक, यानी हम पानी किस कहीं भी पी सकते हैं भाई, ठीक है, हम कहीं भी सांस ले सकते हैं, सूर्य की रोशनी हमें कहीं भी प्राप्त हो सकती है। तो ये कहीं भी प्राप्त, जैसे हवा, धूप, पानी इत्यादि, ये जगह हमें कहीं भी मिल सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, अबिक्वेटस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। दूसरा है लोकलाइज्ड, स्थानीयकृत, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक रीजन लाइक मिनरल्स एंड ऑयल, यानी कि यह एक विशेष क्षेत्र में मिलता है या पाया जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मिनरल्स लाइक आयरन और फाउंड इन बिहार एंड ओडिशा, ऑयल इज फाउंड इन वेस्ट एशिया। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि खनिज तेल जो है पाए जाते हैं एक विशेष या एक क्षेत्र में। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लौह अयस्क है, वो खनिज, लौह अयस्क और जो खनिज है वो बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि जो तेल है, ऑयल है, वो वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया में जो है पाया जाता है, ठीक है। क्लियर कर पा रहे हैं आप। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। प्यारे बच्चों, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरीवन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए कह रहा है कि मानव निर्मित संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन। अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इज द रिसोर्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, यानी कि मानव निर्मित संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो क्रिएटेड यानी कि बनाया गया है मानव के द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन ह्यूमन बीइंग चेंज देयर ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी प्राकृतिक पदार्थ तब भी संसाधन बनते हैं जब एक मनुष्य अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उसके मूल स्वरूप को बदल देता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि अगर किसी भी पदार्थ का उसका फॉर्म वगैरह चेंज कर देता है, अगर अपने बुद्धि और प्रौद्योगिकी के अकॉर्डिंग इंसान, मानव, तो वो चीज़ें क्या बन जाती है बाबू, संसाधन बन जाती है। उदाहरण के लिए, आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म वाज नॉट रिसोर्स टिल humans learned to extract iron ore from it and use it industries, dams, bridges, etc etc। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो लौह अयस्क वगैरह है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है, ये तब तक हमारे संसाधन नहीं है भाई जब तक हम उन्हें लोहा वगैरह में बना ना ले या फिर पुल वगैरह के लिए निर्माण में बना ना ले, तब तक ये हमारे क्या नहीं है, संसाधन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है
तो एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल, रोड, etc। यानी उदाहरण के लिए कारखाने, अस्पताल, स्कूल, सड़कें इत्यादि। ठीक है, आप देख सकते हैं इंसान ने बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना रखा है, पुल बना रखा है अपने आने जाने के लिए। ठीक है, यानी संसाधन के रूप में। ठीक, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से भी वन। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है भाई, मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन को समझिएगा, कह रहा है कि द ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यानी मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ह्यूमन बीइंग विद दियर स्किल, यानी जो मानव है अपने कौशल के साथ, ठीक है ना, अपने बुद्धि के साथ, है ना, तकनीक के साथ। आगे चलिएगा, क्या कह रहा है, हाँ, अपने बुद्धि के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और मेहनत से परिश्रम करके जो प्राकृतिक में संसाधन है उसको डबल कर सकता है। ठीक है ना, उसको बढ़ावा दे सकता है। इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर हारेंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो रिसोर्सेज पाया जाता है, ठीक है ना, प्रकृति के अंदर, या हम कह सकते हैं उसकी आर्थिक वैल्यू को अगर बढ़ाना है किसी देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए भाई, जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग जो है मानव द्वारा किया जाता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, नहीं भाई हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, समझते हैं। बाय एन एस्टिमेट, यानी कि एक अनुमान के अनुसार, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन द अर्थ वुड लास्ट अबाउट 16 ईयर्स, यानी कि पेट्रोलियम जो है एक अनुमान के अनुसार इसका जो उत्पाद है लगभग 60 सालों तक चलेगा। ठीक है ना, ऐसा मान के चलते हैं। दिस एस्टिमेट टेक इनटू काउंट द करेंट कंजप्शन लेवल एंड द फोरकास्ट ऑफ फोटोरिस्टिक ट्रेंड्स ऑफ यूजेज। हम ऐसे कह सकते हैं कि यह अनुमान किसी समय की खपत के स्तर और उपयोग के भविष्य के रुझाने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक गेस किया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई होगी भाई, ये जो पेट्रोल जितना शेष बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए रोज कितना खपत हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगा लिया गया। अगर रोज इतना हो रहा है तो इतना, अगर पेट्रोल है तो इतना दिन चलने वाला है कि नहीं, तो वही चीज़ें अनुमान लगाई गई है। ठीक है, चलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखिएगा, आखिरी टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का संरक्षण। ऑल रिसोर्सेज, कह रहा है कि ऑल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, यानी सभी संसाधनों का प्रयोग बेहद सावधानी और समझदारी से करनी चाहिए, है ना, एंड वाइजली, बुद्धिमानी से, समझदारी से। वाइल यूजिंग द रिसोर्सेज वी मस्ट गिव देम टाइम टू बी रिन्यूड, हमें समय देना चाहिए उसे नवीकृत होने के लिए। ऐसा नहीं कि यूज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन ऐसा है कि बाबू करना पाएंगे। ठीक है, यूज किसी भी चीज़ों का। ठीक है, if we are not careful, and then renewable resources will become scarce and we get exhausted, यानी ऐसा होगा कि अगर हम उसे नया होने का या पुनः प्राप्त होने का समय नहीं देंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो संसाधन हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा, हमें वो मिल नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका समापन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पेट्रोलियम इन अ फॉसिल फ्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए कह रहा है कि पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है, जैसे कि हमें पता है, जानते हैं हम। द हीट एंड प्रेशर कन्वर्टेड देम टू पेट्रोलियम, यानी जो उष्मा है और जो दबाव है इसको बदल देता है किसमें, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आप जानते हैं बाबू, जो पेट्रोलियम है वो उद्योग और परिवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये चीज़ें हमने आपको बता रखी है, हालांकि ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर मैंने इसको आपको बता रखा है। ठीक है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। चलिए आगे क्या कर रहे हैं, समझ लेते हैं। आगे करें कि ड्यू टू, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। ठीक है, हाँ अब ठीक है। करें कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के चलते, ठीक है, इट्स कंजप्शन हैज़ गॉन अप मैनफोल्ड, ठीक है ना, so it is likely to be exhausted soon, it is not controlled and used wisely। कह रहा है कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है और इतना खपत हो रहा है कि इसके चलते जो है हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, इन फ्यूचर, भविष्य में, without petroleum the industries will close down and means of transport will be affected and life will almost come to a stand still।
कह रहा बाबू कि भविष्य में जब पेट्रोल रहेगा ही नहीं तो जीवन लगभग रुक सा जाएगा, थक सा जाएगा, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है एकदम से खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ों को क्या करके रखें, संरक्षित करके रखें, इकट्ठा करके रखें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है, ये कह रहा है रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग जैसे कि आप जानते हैं कि भाई बहुत सारे किसान जो होते हैं वर्षा के जल पे जो है अपनी खेती को करते हैं, ठीक है। ये उसी के टॉपिक में कुछ खास नहीं दिया गया है, इसको समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है भाई, सतत विकास। सतत विकास क्या है समझते हैं। सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीन्स meets the needs of the present without compromising uh, the ability of future generations to meet their own needs। कह रहा है कि सतत विकास वह विकास है, ठीक है ना, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से रखता है। यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ऐसा विकास जो प्रकृति को बिना ठेस पहुंचाए हम करें, ठीक है, विकास, ठीक है। आगे कह रहा है इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका अर्थ क्या, इट मीन्स, इसका अर्थ है केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट वी यूज देम एट प्रेजेंट वाइल सेविंग फॉर द फ्यूचर। यानी अगर वर्तमान समय में हम किसी भी संसाधन का प्रयोग प्यारे बच्चों सोच समझ के करते हैं, सावधानी के साथ करते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि भविष्य में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव इनहेरिट एन अर्थ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा संसाधन है, तो हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए बट समझदारी से। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लीव बिहाइंड एन अर्थ दैट इज richer and not poorer by way of availability of natural resources. We need to balance the use of resources for our needs and also should conserve them for the future। यानी हमें इसका इस्तेमाल जो है सावधानी से और एक बहुत ही बैलेंस यानी संतुलित तरीके से करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें ये संरक्षित रह सके भविष्य में आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। आगे करें, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूज द एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट्स। हमें इस्तेमाल क्या करने के लिए, चीज़ों को बचाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, किसी भी चीज़ों को ज़रूरत के अकॉर्डिंग यानी खपत को कम करना चाहिए, ठीक है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि चीज़ों को कम करना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं हमें अच्छे से प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए चीज़ों को हमें समझदारी से लेकर चलना चाहिए, ठीक है। कम इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखिएगा, रिड्यूस यानी कम करना। टू रिड्यूस द कंजप्शन टू पेट्रोल, पेट्रोल का कंजप्शन यानी खपत को कम करना चाहिए। वी कैन कार पुल टू गो टू द ऑफिस, यानी कि हमें ऑफिस कैसे जाना चाहिए बताइए, हमें ऑफिस कहीं ना कहीं पैदल जाना चाहिए, टहलते हुए जाना चाहिए, काफ़ी दूर है, चलो यार मजबूरी है, चलना है तो चलना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, रिसाइकल, रिसाइकल ओल्ड पेपर एंड मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर कैन बी क्रिएटेड ऑफ इट। यानी कि हमें चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहा है तो उसका आने वाले समय में क्या इस्तेमाल है, ठीक है। हमें उसे यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए कि बेकार है ये, उसे में फिर से प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। रीयूज, किसी भी चीज़ को हम पुनः यूज कैसे कर सकते हैं, वेस्ट वाटर फ्रॉम द आर ओ प्लांट। अब जैसे मान लीजिए कि कल कारखाने में भी वेस्ट वाटर को फेंक दिया जाता है नदियों में, नालों में, या फिर आर ओ प्लांट का जो व्यर्थ जल होता है उसको बहा दिया जाता है, हम उसका भी रीस्टोर करके उसको प्यूरिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः पीने योग्य जल बना सकते हैं। पर लोगों को फ्री में पानी मिलता है, फेंक देते भाई। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कह रहा बच्चों कि कुछ सिद्धांत है सतत विकास के, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि मिनिमाइज एंड रिड्यूस, ये सारी चीज़ें, नेचुरल जो रिसोर्सेज है प्यारे बच्चों उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, सावधानी से करना चाहिए, पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा, ताकि आपको तो पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।